अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने ऑडिटिंग का जो क्वेश्चन पढ़ना है वो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है, इनका डिफरेंस हमें देखना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर क्या है जी। सबसे पहले है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ठीक है, ये दो मेन डिफरेंस है। आप ऐसा कर सकते हैं कि ये लिखने से पहले आप अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की डेफिनेशन जो है वो पहले लिख लें, वो उससे वाज़ह हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन से फिर हम आगे जो है वो इनकी डिटेल जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले स्कोप का मतलब होता है कि अकाउंटेंसी की वुसअत कितनी है, यानी कितनी जगह तक अकाउंटिंग जो है वो फैली हुई है, और ऑडिटिंग कहाँ तक फैली हुई है, किसका स्कोप ज़्यादा है दोनों में। तो देखा जाए, लिखा हुआ है द स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इज़ लिमिटेड टू प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इसका स्कोप कितना है कि ये सिर्फ लिमिटेड है, कहाँ तक महदूद है ये, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पे इसका कोई मकसद नहीं है कि जी सही है गलत का तो चलो होता है, लेकिन फ्रॉड के थ्रू है या ईमानदारी के थ्रू किया गया है, जैसे मर्जी हमने जो है वो बस अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। इसका स्कोप सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसका स्कोप क्या है, इन ऑडिटिंग द ऑडिटर इज़ कंसर्न विद द चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंटिंग की जो ऑडिटिंग की जो स्कोप है, इसका जो कंसर्न है वो किससे है, सारे अकाउंट्स को चेक करना, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट है, चाहे वो लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, कुछ भी है, वो सब कुछ जो है वो इसमें हम लोगों ने प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या कहा गया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी is to know the financial results and prepare the and financial statement, यानी कि ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का क्या है कि फाइनेंशियल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, यानी इसमें देखा ये जाता है कि आया हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ तो प्रॉफिट देखा जाता है, यहाँ लॉस देखा जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है, जिसमें हमारे एसेट्स और हमारी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, उन चीज़ों से ये कंसर्न होगी। लेकिन ऑडिटिंग क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू वेरीफाई द ट्रूथ एंड द फेयरनेस ऑफ ऑल अकाउंट्स, यानी जितने भी हमारे पास अकाउंट्स हैं उनकी ट्रूथनेस और उसकी फेयरनेस जो है वो देखी जाती है। स्टेटस, अकाउंटेंसी का स्टेटस क्या है, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंट इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कॉलेज क्लर्क हैं या जो है वो चेकिंग करने वाले, जिनके जो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, वो सारे एम्प्लॉई हैं। उन्होंने जो डायरेक्टर्स ने कहना है, जो इनके ऑनर्स ने कहना है, उन्होंने वो काम करना है, यानी कि वो एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉय का मतलब होता है जो किसी के अंडर रह के काम करता है, जो किसी का मातहत होता है। लेकिन ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट आउटसाइडर है, ऑडिटर एक बाहर का बंदा आके विजिट करता है, वो देखता है, वो किसी के अंडर रह के काम नहीं करता। तो यहाँ पे इसका मेयार देखा गया है कि अकाउंटेंट जो है वो एक एम्प्लॉई होता है जो किसी के अंडर रह के काम करता है, लेकिन जो ऑडिटर है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, बाहर का बंदा आके सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को डील करता है। इस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पर किसी किस्म का कोई पाबंदी हम नहीं लगा सकते। यहाँ ये जैसे कि एम्प्लॉई होते हैं ना, एम्प्लॉई का काम क्या होता है कि वो एक जगह पे रहते हुए लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टर्स ने कह दिया, या जो ऑर्डर ने जो सॉरी वो एम्प्लॉई ने या एम्प्लॉयर ने जो कह दिया, या ओनर ने जो बात कर दी, ठीक है, या चीफ एग्जीक्यूटिव ने जो कोई बात कर दी, उसके मुताबिक इसने काम करना है। लेकिन इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ऑडिटर, वो किसी के अंडर रह के काम नहीं करता, क्योंकि बाहर का बंदा आके अकाउंट्स को डील करता है। अगर ऑडिटर आ जाए तो जितने भी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो खुद जो है वो अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑडिटर आ जाए, क्योंकि ऑडिटर ने सब कुछ चेक एंड बैलेंस करना होता है। उसमें कुछ फेक निकला है, कुछ फ्रॉड निकला है, फिर डायरेक्टर्स की खैर नहीं होती। इसलिए डायरेक्टर्स भी इंडिपेंडेंट पर्सन यानी कि ऑडिटर से डरते हैं। उसके बाद है डाटा। अकाउंटिंग का डाटा कंसर्न डाटा होता है, सॉरी करंट डाटा होता है। अकाउंटिंग का कंसर्न किससे है, करंट डाटा से। करंट डाटा से मुराद क्या होता है, आज की ट्रांजैक्शन को आज ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है, यानी रोज़ाना का बैलेंस रोज़ाना रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ऑडिटिंग का कंसर्न होता है पास्ट डाटा से। पास्ट डाटा से कैसे होता है,
ऑडिटर ने क्या करना होता है, जब ये अकाउंटिंग पूरी बन जाती है, ठीक है, अकाउंटिंग का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तब देखा जाए तो जब एक चीज़ मुकम्मल हो रही है तो वो पास्ट में चली गई, तो ऑडिटर जो है वो करंट डाटा को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो भी प्रोसेस हो रहा है। उसका जब रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट सही निकला या गलत निकला, तब ऑडिटर ने जाके चेक करना है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो करंटली डाटा से कंसर्न होती है और ऑडिटिंग जो है वो पास्ट डाटा से कंसर्न होती है, क्योंकि जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर उसका चेक एंड बैलेंस किया जाता है। जब प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उसको चेक एंड बैलेंस नहीं कर सके। यानी कि जैसे कि आप लोग पेपर देते हो, तो पेपर जब आप मुकम्मल करके हमें चेक करवाते हो, तो हम फिर उस, जाहिर सी बात है, वो गुजरा हुआ काम होगा, तो वो डाटा पास्ट डाटा से रिलेट होगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको मुकम्मल तौर पर डाटा प्रिपेयर कर लेंगे, तब जाके ऑडिटिंग जो है वो काम को चेक करेगी। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन। इसमें हम लोग कह सकते हैं फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन है, बीकॉम है, बीबीए है, ठीक है, डिफरेंट किस्म की इसमें एमबीए है या एमकॉम है, ये आ जाते हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो क्वालिफाइड होते हैं ऑडिटिंग के लिए। ठीक है, इट इज़ टू बी कंपनी ऑडिटर वन शुड बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक डिग्री है, एक कोर्स होता है, तकरीबन 6 साल का या 4 साल का ये कोर्स होता है। जो कर लेता है वो फिर एक किस्म का ऑडिटर बन जाता है। ठीक है, इसमें सारी की सारी अकाउंटिंग आती है, फिर अकाउंटिंग से कंसर्न सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इंशाल्लाह जब क्लासेस शुरू होंगी तो मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की सारी जितनी भी वो क्वालिफ़िकेशन है उसकी, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊंगी कि वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या क्या चीज़ें पढ़ता है। ठीक है, तो फिलहाल आप बस ये याद रखें कि ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, और बाकी अकाउंटेंट की क्वालिफ़िकेशन जो है वो फॉर्मल या नॉर्मल, इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते। उसके बाद है टेन्योर ऑफ द सर्विसेज। इसका काम क्या है यहाँ पे, और अकाउंटेंट इज़ द यूजली परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है ना, ये परमानेंट जो है वो काम करता है, इसका टेन्योर ज़्यादा देर तक रहता है। ये अपने काम को जो है वो जब तक चाहे मेंटेन कर सकता है, जब तक वो बिजनेस का यानी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सेदार है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो उसका एम्प्लॉय रहेगा। ठीक है, ये परमानेंट काम होता है। लेकिन ऑडिटर ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं। चेंज क्यों होते हैं, देखें, अगर एक ऑडिटर है, रूटीन वाइज वो बंदा आके काम चेक कर रहा है, तो हमें पता होगा जी इस पर्सन ने ये आके काम चेक करना है, इसने ये चीज़ देखनी है, इसने ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके मुताबिक काम को चेंज कर लेंगे। लेकिन कोई न्यू बंदा आएगा तो न्यू बंदा आके देखेगा कि अब इसमें क्या क्या प्रोसेस है, उसको सारा नए सिरे से बताना पड़ेगा। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी एक जगह पे एक ही एम्प्लॉय, एक ही जो है वो ऑर्डर का आना जाना होगा, तो उसका जो है वो रिलेशन बन जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ। मतलब कि एक ही जगह पे जब सारे मतलब यानी कि एक ही जगह पे जितने भी लोग हैं, यानी कि ऑडिटर बार बार वही एम्प्लॉय आता है, वही जो है वो ऑडिटर आता रहेगा, तो वो एम्प्लॉय के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इस वजह से इस बंदे को हमेशा चेंज किया जाता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि एम्प्लॉय जो है वो परमानेंट एक ही बंदा होता है, जब तक वो काम करेगा वो करेगा। ठीक है ना, उसकी अपनी एक ड्यूरेशन होती है काम करने की। लेकिन यहाँ पे ऑडिटर जो है वो चेंज होते रहते हैं डे बाय डे, ईयर टू ईयर सच चेंज होते हैं, डे बाय डे नहीं, ईयर टू ईयर, हर साल नया ऑडिटर आता है, क्योंकि उसने नए सिरे से हर चीज़ को चेक करना होता है। तो इस तरह से फ्रॉड्स नहीं होते। अगर एक ही ऑडिटर हर साल आता जाएगा तो उसमें एक ये प्रॉब्लम होगी कि वो एक किस्म का एम्प्लॉयज़ का फ्रेंड भी बन जाएगा। तो आपको पता है जब कोई किसी का फ्रेंड बन जाता है तो उसमें फिर वो चीज़ को चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता। इसलिए ऑडिटर का तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं उसमें मानी जाएगी कि वो किसी भी एम्प्लॉय के साथ फ्रेंडशिप करे। इस तरह से फिर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने आप को जो है ना वो रिलैक्स फील कर लेते हैं। उसके बाद है रूल्स। लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज़ नॉट गवर्न्ड बाय एनी कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय एनी इंस्टीट्यूट। यानी अकाउंटिंग में जो है वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी इंस्टीट्यूशन के मुताबिक कि जी हाँ आपने यही सब कुछ जो करना है, जिस तरह के लॉ में चीज़ें बात की गई हैं, जो भी चीज़ को गवर्न किया गया है, ऑर्डर दिया गया है, उसके मुताबिक वो काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, इनका उसका इतने इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें इतने ज़्यादा नहीं होते, कम रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। लेकिन इसमें जो है मस्टली जो है वो गवर्न किया जाता है
कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूशन है उसने अपने मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसने वो सारा का सारा काम करना है। अगर वो इन सारे रूल्स को या ये कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो करता तो फिर वो ऑडिटर नहीं होगा। इसका ऑडिटिंग का जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं, इस पे जो है वो जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसने फ्रॉड्स को देखना होता है, इसने एरर्स को तलाश करना होता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। ऑडिटिंग के लिए एक्सपर्ट होना पड़ता है। अकाउंटेंट, एक तो उसको अकाउंटेंसी का पता होना चाहिए, बाद में अकाउंटेंसी के अंदर जितनी भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उनको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा उसका पता होना चाहिए। तो उसको इस चीज़ का माहिर होना पड़ता है। तो इस चीज़ का माहिर होने के लिए इसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है मुआवजा। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी फिक्स द रिम्यूनरेशन ऑफ एन अकाउंटेंट, यानी अकाउंटेंट की जो सैलरी होती है, जो मुआवजा होता है, वो कंपनी जो है वो फिक्स कर दे कि इसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये ऑडिटर की जो सैलरी है या उसकी रिम्यूनरेशन है, जिसका मुआवजा है, वो ऑडिटर का वो शेयर होल्डर जो कंपनी के हैं वो कंडक्ट करते हैं। वो बताते हैं कि जी इसकी कितनी सैलरी वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, इसमें फ़िक्स होती है। फिक्स कौन करते हैं? जो डायरेक्टर्स हैं, यानी मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इसमें कौन आते हैं? शेयर होल्डर्स आते हैं। उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ वर्क, यानी इसमें बताया गया है कि काम कितना एक्सटेंट होता है यहाँ पे। अकाउंटिंग इज़ द लिमिटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, यानी इसका काम कहाँ तक है? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ऑडिटिंग इज़ रिलेटेड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, यानी इसमें फाइनेंशियल भी आ जाती हैं, नॉन फाइनेंशियल भी आ जाती हैं, जिसमें वैल्यू डिटर्मिनेट करनी होती है, फ्रॉड्स को देखना होता है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दोनों फाइनेंशियल से भी रिलेटेड चीज़ें आती हैं, नॉन फाइनेंशियल से भी चीज़ें रिलेटेड आ जाती हैं। उसके बाद है रिपोर्ट्स। ऑडिटर अकाउंटेंट का काम नहीं होता कि वो रिपोर्ट पेश करे, उसका बस यही काम होता है कि उसने रोज़ाना की जितनी भी एंट्रीज हैं एट द एंड ऑफ वर्क उसने बता देना है कि जी ये हमारा अकाउंटिंग वर्क हुआ है। लेकिन इसने रिपोर्ट पेश करनी होती है, इसने फाइनल अकाउंट्स को देखते हुए सारी की सारी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, और एट द एंड उसने अपने जो भी उसने काम किया होगा उसकी रिपोर्ट पेश करनी है। किसको? शेयर होल्डर्स को। तो उसने बतानी है कि हमारी जो वर्थ है बिजनेस की वो कितनी है और ये इसने सारा कुछ जो है वो एट द एंड रिपोर्ट पेश करनी है। एडवाइस, अकाउंटेंट हैज़ राइट टू गिव एडवाइस टू मैनेजमेंट बिजनेस मैटर्स, यानी बिजनेस मैटर्स से रिलेटेड मैनेजमेंट को जो है वो एडवाइस देना अकाउंटेंट का काम है। ऑडिटर हैज़ नो राइट टू गिव एनी एडवाइस टू मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस मैटर्स, यानी बिजनेस मैटर्स में जितनी भी कोई ऐसी बातें हैं उसमें ऑडिटर जो है वो अपनी एडवाइस नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन वो ये बता सकता है कि जी आपने इस जगह को जो है इस अकाउंट में आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो है वो ख़राबी कर दी हुई है, और वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स को पेश करेगा। ऑडिटर्स के काम के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता, मैनेजमेंट के काम में दखल अंदाजी करना ऑडिटर का काम नहीं है, उसने सिर्फ आके चेक एंड बैलेंस करना है। अपॉइंटमेंट, अब अकाउंटेंसी यानी अकाउंटेंट की जो है वो अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अपॉइंट्स टू एन अकाउंटेंट, और उसमें शेयर होल्डर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। टेक्निक्स, इसमें टेक्निक्स क्या इन्वॉल्व होती हैं? अकाउंटिंग टेक्निक इंक्लूड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वैल्यूएशन, रेट, इंटरेस्ट रेट, इंस्टॉलेशन पेमेंट। इसमें टेक्निक्स है वॉचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन। ये 3 टेक्निक्स इसने यूज़ करनी होती हैं, और इसने सारी चीज़ों को देखना होता है। अमोर्टाइजेशन देखनी है, डेप्रिसिएशन देखनी है, वैल्यूएशन देखनी है। डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन हो रही है। मोटराइजेशन मतलब कि हमारे पास जो इंटेंजिबल एसेट्स उनसे होते हैं, जैसे गुडविल हो गया या पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं। अगर इनके अंदर कोई कमी होती है, इनके यानी कि रेपुटेशन पे अगर असर पड़ता है, तो वो हमारे पास अमोर्टाइजेशन कहलाता है। उसके बाद वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमने एसेट्स को या अपने बिजनेस को वैल्यूएट करना। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम करना या बढ़ाना। मिसाल के तौर पे डिबेंचर्स का रेट आ गया है
वो डिबेंचर्स देने हैं या उनका जो है उसके ऊपर रेट और इंटरेस्ट देना है या डिविडेंड देना है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट देनी है, वो सारा का सारा जो है वो अकाउंटेंट देखता है, अकाउंटेंसी में होता है। लेकिन ऑडिटिंग में जो है वो क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं, वॉचिंग से मुराद ये होता है कि सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई हैं वो आया वॉचर्स के मुताबिक है या नहीं। वेरिफिकेशन उसको करना है कि वेरीफाई करना है, दोनों को मैच करके फिर बाद में वैल्यूएशन करनी है। रिमूवल, accountant can be removed at any time of the management of organization. Auditor once appointed cannot be removed before the conclusion of the next annual general meeting। यानी कि ऑडिटर अगर एक दफ़ा अपॉइंट हो गया है तो वो नतीजा निकाले बगैर या एनुअल जनरल मीटिंग किए बगैर जो है वो रिमूव नहीं हो सकता। नेसेसिटी में क्या बताया गया जी, अकाउंटिंग इज़ कंसर्न एज द नेसेसिटी ऑफ एवरी बिजनेस वेदर स्मॉल और लार्ज, यानी कि हर जगह पे मौजूद है। ऑडिटिंग इज़ नॉट कंसिडर एज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सोल ट्रेडरशिप है या एक पार्टनरशिप बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है छोटे लेवल पे भी, वहाँ पे अकाउंटिंग की ज़रूरत लाजमी है। ठीक है ना। एक अगर बंदा एक स्टॉल भी लगाता है तो उसने स्टॉल में भी काउंट करना है कि मैंने कितना कितना पैसा इसमें कमा लिया। लेकिन ऑडिटिंग में ये काम ज़रूरी नहीं है। ऑडिटिंग ज़्यादातर जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज में होता है। सोल ट्रेडरशिप में जो है वो ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि एक बंदा अपना बिजनेस खुद चला रहा है, वो अपने साथ क्या फ्रॉड करेगा। पार्टनरशिप में भी इतनी नहीं होती, क्योंकि सारे पार्टनर जो हैं वो अपना काम जो है वो खुद ही मेंटेन करते हैं, वो अपने साथ भी कोई फ्रॉड नहीं करते। ठीक है। और तीसरा जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसमें जाहिर सी बात है कि शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो कारोबार को नहीं देख सकते खुद से, तो इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिटिंग जो है वो अप्लीकेबल है। उसके बाद है रैंकिंग ऑफ एक्टिविटीज़, अकाउंटेंसी इज़ नॉट डिपेंड ऑन द ऑडिट वर्क, यानी कि हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटेंसी जो है वो ऑडिटिंग के वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ऑडिटिंग जो है वो अकाउंटिंग के वर्क में इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि उसने सारा अकाउंटेंसी का काम चेक करना है। तो ठीक है, कह सकते हैं कि ऑडिटिंग कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंटेंसी वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तब जो है वो ऑडिटिंग शुरू होती है, और वो इन्हिसार रखती है अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला हुआ तो उसमें अकाउंटेंट को बुलाया जाएगा, लेकिन अकाउंटेंसी ऑडिटिंग की मोहताज नहीं होती, ना उस पर डिपेंड है। ठीक हो गया। नेचर ऑफ वर्क, द नेचर ऑफ द ऑडिटिंग अकाउंटेंसी वर्क इज कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसका काम जो है कंस्ट्रक्टिव वे पे होता है और इसका एनालिटिक वे पर होता है। इसका मतलब ये होगा हमारे पास कि अकाउंटेंसी जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म है, क्योंकि वो तमीर करती है, वो बनाती है, इस्लाह करती है पूरी अकाउंटिंग की। ठीक है, उसका काम जो है वो कंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है और इसका काम होता है तज्जिया करना, वो एनालिसिस करता है। एनालिटिक वे पे जो है वो इसका काम जो है वो माना जाएगा, यानी इसके काम की नेचर एनालिटिक वे पे कहलाएगी और इसकी कंस्ट्रक्टिव वे पे। नेक्स्ट डेफिनेशन डिफरेंस है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। एन अकाउंटेंट इज़ अकाउंटेबल टू द मैनेजमेंट, वो अकाउंटेबल होगा किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, और ये अकाउंटेबल होगा शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसने मैनेजमेंट को अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और इसने शेयर होल्डर्स को। उसके बाद है प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर गोइंग कंसर्न अक्रूवल, कंसिस्टेंसी एंड प्रूडेंस। अब इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग में आपको पता है कि गोइंग कंसर्न होता है, अक्रूवल सिस्टम होता है, कंसिस्टेंसी जो है वो कंसर्न होता है। ये सारे मतलब कि इसमें डिफरेंट किस्म के प्रिंसिपल्स हैं इन्वॉल्व, जिसमें अक्रूवल सिस्टम आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हम उधार परचेज करते हैं, कुछ पैसों की खरीद करते हैं, तो वो सारे के सारे प्रिंसिपल इसमें एप्लीकेबल हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑडिटिंग इज़ अ प्रिंसिपल इंडिपेंडेंस, ऑडिटिंग प्रिंसिपल आर इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फुल इंफॉर्मेशन एंड मटेरियलिटी, यानी कि इसमें फुल इंफॉर्मेशन हर चीज़ की जो है वो ऑडिटिंग में मौजूद होती है। इसके सारे प्रिंसिपल्स में ये चीज़ वाज़ह है कि इसमें इंडिपेंडेंस भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है, यानी कोई किसी कुछ ना कुछ मकसद होता है, हर चीज़ को प्रॉपर वे पे इन्फॉर्म करना होता है, हर चीज़ की जो है वो हर चीज़ की मटेरियलिटी, यानी कि हम कह सकते हैं मवाद किसी चीज़ का इकट्ठा करना वाज़िया तौर पे आ जाता है। लेकिन इसमें जो है वो कंसर्न होता है सिर्फ प्रिंसिपल से। उसके बाद है बेस। अकाउंटेंसी इज़ नॉट अपॉन बेस्ड अपॉन ऑडिटिंग, हैंस इट हैज़ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम ऑडिटिंग।
यानी कि इसका जो काम है सेपरेट होता है ऑडिटिंग से। और ऑडिटिंग का क्या है, ऑडिटिंग इज़ एंटायरली बेस्ड अपॉन अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे ऑडिटिंग जो है मुकम्मल तौर पे अकाउंटेंसी पर बेस करती है, क्योंकि जब अकाउंटेंसी होगी तभी ऑडिटिंग होगी, वरना ऑडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑडिटिंग हो या ना हो हमारा कोई भी इस पर डिपेंड नहीं है, काम अकाउंटेंसी होगी। लेकिन यहाँ पे जब तक अकाउंटेंसी नहीं होगी तब तक ऑडिटिंग जो है वो नहीं होगी। विदाउट अकाउंटिंग ऑडिटिंग हैज़ नथिंग। अब आगे इसका कंक्लूजन बताया हुआ है, इसमें हमें देख लेना है कि दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। इन अ नटशेल इट हैज़ बीन सेड दैट बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर द डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम ईच अदर। Accounting is the mainly concerned with the recording and the facts, so recording of facts, while auditing is the inquiry into the facts। ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स हो जाता है, सारे हकायक को रिकॉर्ड करना, और इसने सारे हकायक को जो है वो इंक्वायर करना, देखना। द अकाउंटेंट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू reflect the financial conditions and the operating performance. On the other hand, auditor examine these financial statements for the truth and the fairness। ठीक है, उसने जितनी भी परफॉर्मेंस देनी है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की बेस पे देनी है, और इसने ट्रूथ एंड फेयरनेस की बेस पे अपनी सारी की सारी कंडीशंस को बताना है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने तकरीबन 3 इसके क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोगों को कहीं से कुछ समझ ना आएगी तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।